हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं आज टीचर्स डे है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गुरु ज्ञान विद गुप्ता जी बहुत जल्दी शो आने वाला है और मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। रिसेंटली मेरा बर्थडे था, तो उसके एक दिन पहले आप लोगों का प्यार 25,000 परिवार का पूरा हो गया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हमारा पहला एपिसोड आ रहा है, गुरु ज्ञान विद गुप्ता जी एंड इनिशिएटिव बाय इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। और आज हमारे साथ हमारे ही गुरु मौजूद हैं, जिन्हें इंडिया में रीजनिंग एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है, इंजीनियर दिनेश पांडे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच डियर। और सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम अपने YouTube चैनल पर लॉन्च किया है, जो शायद हमें नहीं लगता कि YouTube के सेशन में कोई ऐसा प्रोग्राम करता होगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है आज टीचर्स डे के दिन, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद। और अभी रिसेंटली आपका बर्थडे था, और इसलिए एक बार फिर से, वैसे तो उस दिन विश किया ही था हमने, फिर एक बार दोबारा आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ढेर सारी तरक्की करिए, ढेर सारे आगे बढ़िए, और जो आपके बच्चे हैं, जो आपके इंस्पायरेशन में है, जो आपके बताए हुए हर एक पॉइंट को फॉलो करते हैं, वो सभी एकदम हमेशा अपनी सफलता को प्राप्त करें। सर हम तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, काफी अच्छा रिलेशन रहा है हमारा आपका एज ए गुरु से या जैसे भी मानने चलिए। हाँ, लेकिन हमारी ऑडियंस आपको नहीं जानती है, तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा आप अपने से बता पाए सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब आपने टीचिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। डियर, नाम तो मेरा आप तो परिचित है, आपके सब्सक्राइबर आपके जो भी हैं उन लोगों को बस यही है कि नाम मेरा जैसा कि बता दिया है गुप्ता जी ने कि मेरा नाम दिनेश पांडे है। बाकी इसके अलावा और सारी भी जानकारियां हैं जो आप गूगल पे सर्च मार के भी पूरा केवल नाम सर्च मार देंगे तो पता चल जाएगा। बस इतनी चीज है कि अपने टीचिंग के करियर में, प्रयागराज में टीचिंग तो मैंने 2014 से शुरू कर दी थी, और हमें लगता है कि सलोरी से लेकर के तिलियरगंज तक छोटी बड़ी लगभग मैक्सिमम कोचिंगों में हमने पढ़ाया हुआ है। और टीचिंग का अनुभव तो हमें, जब हम कभी डिप्लोमा कर रहे थे, इंजीनियरिंग सेक्टर में थे, तभी हम हाई स्कूल और एकेडमिक वालों को पढ़ाते थे। और आज सरस्वती माता की कृपा से इस टाइम लगभग सबसे बड़े बड़े बैनर के तले हमारी टीचिंग हो रही है, और कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पे हमारी टीचिंग, हमारी मैराथन लगती नहीं है। और इसके बारे में तो हमें लगता है कि इंजीनियर गुप्ता से बेहतर कोई नहीं जानता है। जी सर, वो हम जानते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रोफेशनली जो टीचिंग एज ए टीचर शुरुआत की, वो कब से की और किस कोचिंग से आपने शुरू किया? सबसे पहले तो हमने जो है एक परिणाम आईएएस क्लासेस थी, गोविंदपुर में चलती थी, जहां से हमने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी, और वहीं से हमारी टीचिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर थे, कुलदीप सचान, तो उनकी मैथमेटिक्स का कोचिंग थी, वहां पर फिर हमने पढ़ाया। मेरा फर्स्ट बैच वो था जो कि 350 बच्चों के अबाउट नियर था। ये कहानी है 2015 की। और वहीं से फिर हमने जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आई, तभी से हमारी एक लॉजिकल रीजनिंग का एक पैटर्न होता है जो बहुत ही कम लोगों का क्लियर हो पाता है, और बच्चों को यूपीएसआई में उसकी जरूरत होती है। तो हमने उस दौरान लगभग केवल उस 2 टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैक्सिमम कोचिंगों ने हमें बुक किया, और हम जहां जहां जितना पॉसिबल हो सका उतना बच्चों को पढ़ाए। और वो एक ऐसा कह सकते हैं कि मेरे जीवन का, टीचिंग वाले कैरियर का एक गोल्डन चांस था। वहीं से रीजनिंग मेरी एक अपनी छवि छोड़ी, और वहीं से एक रीजनिंग के क्षेत्र में मुझे एक अच्छी पहचान मिली, और फिलहाल वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। इसके बाद तो छोटी बड़ी तमाम कोचिंगें थी जिसपे तमाम छोटे बड़े बैचेस पढ़ाए गए। अभी प्रेजेंट टाइम तो हम कहा जाए तो यूपी की सबसे बड़ी कोचिंग चंद्रा कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इस टाइम आगरा ब्रांच पे इस टाइम बैठे हुए हैं, यहीं पे क्लासेस चल रही हैं। यही सारी चीजें हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री में आपका मेजर जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 2015 में। आपने इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, तो वहाँ इंजीनियरिंग वाले बच्चों का अनुभव कहाँ से मिला आपको? इंजीनियरिंग वाले बच्चों का अनुभव तो हमने सबसे पहले तो एक चैलेंजर कोचिंग थी, जहां पर हमने करीब 6 से 7 महीने हमने पढ़ाया था। चैलेंजर कोचिंग में सीएल अवस्थी सर थे, वो जो हमारे आइडियल भी हैं, और लगभग हमारी टीचिंग स्किल टोटली उन्हीं की देन है। और उसके बाद जो है वहां से फिर हमने एक्सीलेंट कोचिंग जो सलोरी में है, प्रयागराज की ब्रांच, वहां पर करीब 4.5 वर्षों तक हमने टीचिंग किया।
और लगभग हर साल लगभग 5,000 बच्चों को हम पढ़ाते थे। और जिनमें से हमारे इंजीनियर गुप्ता भी एक छात्र थे जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और जो है सब मिला करके अभी 2 साल हो गया मैं चंद्रा कोचिंग में इस टाइम हूँ। और चंद्रा कोचिंग में ये मान के चलिए कि झांसी, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा मंडल नहीं जहाँ पे हमारी क्लासेज होती नहीं है। तो फिलहाल सरस्वती माता की कृपा है, बच्चों का प्यार है और बच्चों को मेरी टीचिंग स्किल पसंद आती है, शायद यही रीजन है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। और हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को नवीनतम पैटर्न पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं हूबहू वैसे प्रश्नों से रूबरू करवा करके क्लासेस चलाई जाए। बस यही हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि बच्चों को फर्स्ट आना चाहिए, तो पूरा समर्पित रहते हैं। बाकी तो सब बच्चे और आप समझ सकते हैं। हमारा चैनल जो है इंजीनियर गुप्ता का इंजीनियरिंग स्टूडेंट का चैनल है और रीजनिंग है जो मैक्सिमम 90% जेई और ए एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस काफी है। अभी एसएससी जेई का होने वाला है, उसमें 25% का वेटेज होता है, 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, जो कि प्री के लिए बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अब जो बच्चे देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी डेट आ गई है 14 नवंबर से 16 नवंबर जेई का एग्जाम है, इसके अलावा एफसीआई है, डीडीए जेई है, एमपी जेई है, काफी सारे जेई के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उन बच्चों को रीजनिंग के जब वो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बुक कौन सी लें या तैयारी कहाँ से करें। तो आप जो बेसिक समझाते थे वो हमारे जो फैमिली है यूट्यूब की उन्हें बताइए सर कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, क्योंकि उनकी रीजनिंग थोड़ी अलग होती है। जी हम बता दें, देखिए जैसा कि अगर मैं एसएससी को बेस मान करके चीजों को बात करूं तो एसएससी में नो डाउट रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ रीजनिंग आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सही टाइम मैनेजमेंट में सही एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाना भी आपके सिलेक्शन से आपको पीछे कर देती है। तो सबसे पहली जरूरी बात तो ये है कि आप जब भी रीजनिंग की प्रिपरेशन करें तो उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी कि आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन करके आप 50 क्वेश्चन कितने समय में लगा पाते हैं इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये चीज आप मानिए कि अगर आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन विद 48, 49, 50 तक एक्यूरेसी ला रहे हैं तो फिर आपकी रीजनिंग बेहतर है, अदरवाइज फिर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, आपको सुधार करने की आवश्यकता है। और इस चीज को अगर आप बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 नंबर टेक्निकल का होता है तो 100 नंबर नॉन टेक का होता है, और नॉन टेक में सबसे अधिक भूमिका जो सब्जेक्ट निभाती है वो रीजनिंग। क्योंकि जो भी टॉपर हमारे बच्चे रहे हुए हैं, जितने भी प्रीवियस हमारे टॉपर रहे हुए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं प्री में उनके मार्क्स आए हैं तो रीजनिंग में वो 48, 49, 50 तक कवर किए हैं। और खैर हमारा ऐसा साथ था कि हम बच्चों को उस टाइम एग्जाम के टाइम लगभग की इतनी प्रैक्टिस करवा देते थे कि बच्चों की जुबान पे सारे टॉपिक हो जाते थे और कोई भी ऐसा टाइप नहीं रहता था, हर एक चीज हर एक वे से उनको प्रिपेयर करवाते थे, क्योंकि हमारा टारगेट केवल पढ़ाना नहीं, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी सब कुछ मेंटेन करना होता था। तो हम तो बच्चों से यही बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस को करिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट केवल और केवल प्रैक्टिस के हैं। आप पर डे जब आपको नींद ना लगे उठाइए एक प्रैक्टिस सेट मार दीजिए, और वो भी स्टॉप वॉच लगा करके, फिर आपको कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट उठाने की आप बात कर रहे हैं सर, कहाँ से उठाई जाए, यही प्रॉब्लम है बच्चों की। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर है कि 50-50 क्वेश्चन के जितने भी सेट आते हैं आप उसी पैटर्न पर, सबसे पहली चीज तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सेट आए हुए हैं उनमें से आप रीजनिंग जो है डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे पब्लिकेशन है जो कि रीजनिंग का केवल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूथ भी हो गया, उसके बाद आपका स्पार्क हो गया। लेकिन जो भी आप सॉल्व करिए सीजीएल लेवल का, क्योंकि लगभग अगर आप एसएससी के बच्चे हैं तो आजकल रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो जो नवीनतम पैटर्न पर है चीजें वो आप मार्केट से परचेज करके टाइम मैनेजमेंट करके उसको प्रॉपर सॉल्व करिए और लॉजिकल पर विशेष ध्यान दीजिए। और कौन से टॉपिक मेजर आते हैं जो जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉजिकल के अलावा? हाँ देखिए नॉन वर्बल, भैया अगर आप एसएससी के बच्चे हैं तो आप नॉन वर्बल को इग्नोर नहीं कर सकते। नॉन वर्बल कम से कम आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग में नॉन वर्बल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एम्बेडेड फिगर हो गया, डेविएशन ऑफ फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, ये और इमेज हो गया। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि नॉन वर्बल में एकदम श्योर है आना। अगर आप एसएससी के
प्रिपेयर के मतलब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्ड से आप तैयारी करना चाहते हैं। और लॉजिकल में तो भैया पूछो मत, आप एजम्पशन, आर्गुमेंट और सिलोजिज्म और कंक्लूजन इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतना कम है। प्रैक्टिस के लिए हम एक बुक आपसे जानना चाहेंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट आपके लिए, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी? एक बुक और एक टेस्ट सीरीज जो आप रिकमेंड करना चाहें सर। बुक के लिए तो हम कहेंगे कि स्पार्क, वो भी सीजीएल लेवल, या तो फिर अभी रिसेंटली में आपकी यूथ पब्लिकेशन की एक आई है एडवांस रीजनिंग, वो भी बेस्ट है। आई थिंक उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ सब कुछ बेहतर और आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला के अकॉर्डिंग है, तो आई थिंक वो भी एक बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस में मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक का जो एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन करता है वो बेस्ट है। उसमें प्रश्नों का कंटेंट, प्रश्नों की एक्यूरेसी सब बहुत अच्छी रहती है, आप वहां से दे सकते हैं, आपकी हैबिट भी अच्छी हो सकती है। बहुत डाउट आपने क्लियर कर दिया सर। अब बाकी जो बच्चों का नंबर 50 में 40 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है कि फाइनल में आएगा या नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करें, कहाँ सुधार करें? देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है अगर आप हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर पकड़ रखते हैं तो। इसमें दिक्कत केवल और केवल दो टॉपिक करते हैं, वो है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें आपकी क्या है, वास्तविक जानकारियों से रिलेटिव चीजें पूछी जाती हैं। जानकारी है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप दे पाएंगे उत्तर, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से कि अगर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे आप अगर कमांड किए हो, पढ़े हो, तो आप नहीं दे सकते हो। क्योंकि आजकल एसएससी क्या किया ना कि जो है सब्जेक्टुअल चीजें पूछ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लेता है रीजनिंग में, एनालॉजी क्लासिफिकेशन में। तो सब मिला करके इसके लिए थोड़ा सा उनको व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता रखनी होगी, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके लिए बेस्ट ये होगा कि वो प्रीवियस ईयर की जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका ऑब्जर्वेशन जरूर करें। ये तो हो गया सर कुछ सब्जेक्टुअल चीजें। अब हम कुछ कॉमन चीजें पूछते हैं। आपने लगभग पूरे यूपी में बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जी जी। तो कहाँ के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड लगे आपको? देखिए, अभी तो 10 मंडल में हम पढ़ा रहे हैं लगभग, प्रेजेंट टाइम तो आगरा में पढ़ा भी रहे हैं, बाकी कानपुर, लखनऊ, झांसी, बनारस, प्रयागराज। अब हमने जहां पर थोड़ा सा भाषा के आधार पर अलग अलग भाषा के अलग अलग बच्चे भी मिले, मुझे जहां तक समझ में आया कि हर जगह अच्छे बच्चे होते हैं, हर जगह मीडियम बच्चे होते हैं, हर जगह लो बच्चे होते हैं। वो थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड में हमारी कैसी टीचिंग, हमारी कैसी पढ़ाई, हमको कैसा एटमॉस्फेयर मिला, उस पर डिपेंड करता है। कुछ जगह बच्चे अच्छे मिलते हैं, कुछ जगह थोड़ा सा वीक मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो तुरंत चीजों को कैच करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट, अगर बच्चे कहीं पर थोड़ा सा अगर एक एवरेज में ठीक ठाक हैं तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आई थिंक कि ये यहाँ के बच्चे थोड़ा सा इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये आपका एटमॉस्फेयर शुरू से एजुकेशन वाला रहा है। अच्छा, और जैसे कुछ बच्चे और जगह है जैसे झांसी हो गया, बरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा टीचिंग कोचिंगों का एटमॉस्फेयर अभी रिसेंटली हुआ है, तो बच्चों को क्या, बच्चे सही हैं, बस क्या वो टेक्निक, वो चीजें नहीं है उनके पास, इसलिए थोड़ा सा वो पीछे हो जाते हैं। बट हाँ, उनमें वो टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं कि वो उम्मीदों से ज्यादा तेज होते हैं। फिलहाल बच्चे तो सारे अच्छे हैं, हर एक जगह के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे मान लीजिए कि कुछ जो अदर साइड के हैं तो वो भाग के भी चले आते हैं इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर तैयारी करने के लिए, वो चीजें होती है, फिर वहां आके कोचिंग करते हैं। सर आप पढ़ा रहे हैं तो एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है कि कितना तक आपको अर्निंग हो जा रही है टीचिंग कैरियर से? अब देखिए गुप्ता जी, अब एक ही बात कहेंगे कि सैलरी और उम्र किसी को बताई नहीं जाती, बस यही जानिए कि उम्मीदों से ज्यादा कमा रहे हैं। और टीचिंग ऐसा कैरियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बस जीने, खाने, घूमने, मस्ती करने और मतलब अपने पर्सनल चीजों के लिए बहुत ही काफी सफिशिएंट है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। आप इलाहाबाद में पढ़ा रहे थे, वो अर्निंग और जो रिसेंटली आपकी अर्निंग आप पूरे प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, कितने गुने का फर्क होगा? ये मान के चलिए कि लमसम 4 से 5 टाइम।
तब तो बहुत बढ़िया है 4 सर। से 5 गुना। तब तो घूमने को भी मिल जा रहा है और 4 से 5 गुना अर्निंग हो रही है। हाँ हाँ, प्रॉपर। कुछ और सबसे अच्छी बात है, अलग अलग प्लेस के अलग अलग बच्चे, अलग अलग सारी चीजें से मुलाकात होती है। अब हम कुछ आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछ जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होगा आपको तुरंत आंसर देना होगा सर। जी जी। आपके फेवरेट आइडल कौन? सीएल अवस्थी सर, जो आईआरटी में सिविल के रह चुके हैं एचओडी। बेस्ट पर्सन, ये तो आइडल हो गए। अब आपके इस समय करंट लाइफ में बेस्ट पर्सन कौन सा है जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो? हम इस टाइम तो अपने भैया, अपने जस्ट बड़े भाई मुकेश पांडे को मानते हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा यार फेवरेट सॉन्ग हमेशा से एक ही है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, यही गुनगुनाते रहते हैं। चलिए, गाना तो बहुत पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, एवरग्रीन सॉन्ग है। बेस्ट प्लेस जहां आपको जाना अच्छा लगता हो? सबसे अच्छा तो हमको झांसी, यूपी में झांसी अच्छा लगा था। और अगर ऑल ओवर इंडिया में कहें तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हमको बहुत अच्छा लगा था। वहां का मौसम, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां के लोग बहुत ही पसंद आए थे। खाने में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? हाँ, खाने में देखिए हमको मशरूम की सब्जी सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है। मशरूम हमारा एकदम समझ लीजिए कि सबसे बेस्ट। अब फ्यूचर से लेकर कुछ प्लान पूछ लेते हैं। आपका प्लान क्या है फ्यूचर में, यानी क्या कहां तक जाना चाहते हैं फ्यूचर में? प्लान देखिए हमारा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको हर एक बच्चे, हर एक मतलब जितना अधिक हो पाए वहां तक हमें पहुंचना है, और अपनी टीचिंग स्किल को और बेहतर करते हुए बच्चों को और नए नए तरीके, नए नए चीजों से रूबरू करवाना है। और बाकी अपना सपना मनी मनी होता ही है सबका, ये तो प्रायोरिटी होती है। बाकी घूमने का तो बहुत शौक है, यही सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन सर, आपके नाम के आगे रीजनिंग एक्सपर्ट लिखकर आता है, तो इंजीनियर दिनेश पांडे से ये टाइटल आपको कब मिला और किन्होंने दिया ये टाइटल? एक्चुअली क्या है कि अब चूंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से, इसलिए इंजीनियर लग गया है। बाकी रीजनिंग का सिलसिला हमने आपको बताया कि जब हम एक बार पढ़ाए यूपीएसआई का, जब वैकेंसी आई थी, तो जो 2 चैप्टर होते हैं ना लॉजिकल के, जिनमें स्वैच्छिक और आर्बिट्रेरी कोडिंग का पोर्शन होता है, जब से हम बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को वो चीज पढ़ा रहे थे। तो पार्टिकुलर कई ऐसी कोचिंग थी जिसमें रीजनिंग के टीचर होते हुए भी ये 2 चैप्टर स्पेशल मुझे पढ़ाने के लिए बुलाए जाते। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये चीज मेरे नाम के पीछे जुड़नी शुरू हो गई, और बस लोगों ने नाम दे दिया और चीजें हो गई। फिर जो बच्चे देख रहे हैं, अगर सर को फॉलो करना चाहें या सर से बात करना चाहें, तो सर का फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें लगभग 1000-1200 लड़के हैं। सर को टाइम नहीं मिल पाता उतना यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो सर को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। सर का चैनल भी हुआ था लेकिन इतना ट्रेवल करते रहते हैं कि एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, तो उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो सर को वहाँ पे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, टीचर्स डे के दिन आपने आशीर्वाद दिया, क्योंकि जेई वाले बच्चों को आपने सारी चीजें बताई। बाकी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है यूपी में, हमने तो बहुत तगड़ा से झांसी हम गए थे, हमने वहां देखा, खुद महसूस किया। थैंक यू सर। आप तो झांसी गए भी थे। ओके डियर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम और ये सारी चीजें। आज टीचर्स डे के दिन सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू सर।